क्या देश में एलपीजी संकट आ चुका है, आने वाला है या कोई संकट नहीं? देखिए, जहाँ तक एलपीजी संकट की बात है, अगर 30-45 दिन तक मुंबई को ब्रेड और वड़ा पाव नहीं मिलेगा, अगर बेंगलोर में होटल शटडाउन हो जाएंगे, घरों में गैस नहीं जलेगी, शादी वाले घर में बारात को खाना नहीं मिलेगा, तो आप इसको सामान्य मानते हैं स्थिति को? तो नहीं, मैं सामान्य तो मान ही रहा, बट एज ए मैनेजमेंट स्कॉलर मेरा मानना ये समस्या है क्या? अगर युद्ध बढ़ता है, हम तीसरे विश्व युद्ध में एंटर करते हैं जिस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही है, या फिर मानकर चलिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे 2 जहाज निकले हैं, अब वो ना निकलने दे, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? अभी युद्ध के 15 दिन हुए आशुतोष जी और स्थिति पैनिक हो गई है। अगर युद्ध के 15 महीने हो गए तो आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? अरे फिर तो सेटल हो जाएगा। स्टोरेज की बात करते हैं कि हमारे पास आपने कहा 30 से 35 दिन का स्टोरेज है जी, लेकिन सवाल ये है कि लाइफस्टाइल सफर करेगी, क्या हमें उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। आरोप ये है कि शायद हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। लोगों ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी की थी, लोग लाइन में लग गए, लाइन में लग के मर गए, गुमशुद हो गए, बेहोश हो गए, सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी। कोरोना आया, ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए हम भटकते रहे, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। क्या ये वही स्थिति है? आपको 1 महीने से तो पता ही था भाई, 1 महीने से पूरी न्यूज आ रही थी युद्ध कि अमेरिका ये तैयारी चल रही थी। तो हम लोग को ये एक रिस्क है। मैं अक्सर कहता हूँ सर कि आप सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठे। और सही में ये बात सही है। दोस्तों, क्या देश में एलपीजी का संकट आ गया है या आने वाला है या और बड़ा होने वाला है? जिस तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और ये जैसे जैसे दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, लोगों के दिल में ये डर समाता जा रहा है कि अब उनका गैस का चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, उनकी रसोई में आग जल सकेगी या नहीं जल सकेगी, खासकर वो लोग जो एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गैस एजेंसीज के बाहर। कुछ सिलेंडर महंगा भी हुआ है और महंगा ही नहीं हुआ है, जहां तक कालाबाजारी और जमाखोरों की मैं बात करूं तो 800 रुपए का सिलेंडर 3000 रुपए तक का मिल रहा है। तो ऐसे में कौन है जो हमें मौजूदा स्थिति बता सके, सही स्थिति बता सके कि आखिर क्या देश में एलपीजी संकट आने वाला है, आ चुका है, या फिर कोई संकट नहीं है? सरकार कह रही है आपूर्ति पूरी है, हमारे पास स्टॉक पूरा है, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि पैनिक बटन दब चुका है। लोग ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो कौन देगा जवाब? आज इस बात का जवाब लेने के लिए मेरे साथ एक बहुत शानदार मेहमान हैं। मेरे साथ आज कारनामा के हम सफर हैं डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। थैंक यू। आशुतोष कर्नाटक जी का एक परिचय मैं ये देना चाहूंगा कि वैसे तो आशुतोष कर्नाटक जी बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत किताबें लिख चुके हैं और मुझे भी उन्होंने किताब गिफ्ट की है, द पॉजिटिव शिफ्ट। दोस्तों, ये किताब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज जो पैनिक बटन दबा है उसमें भी द पॉजिटिव शिफ्ट की बहुत सख्त जरूरत है। तो इस किताब में क्या लिखा है इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। आशुतोष जी का एक बहुत अहम परिचय जिसकी वजह से आज वो कारनामा के हम सफर हैं। आप गेल इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। गेल इंडिया मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि आशुतोष कर्नाटक जी वो सही व्यक्ति हैं जो हमें बताएंगे कि देश में मौजूदा गैस का भंडार कितना है या नहीं है, और क्या खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है। तो सबसे पहला सवाल आशुतोष जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या देश में एलपीजी संकट आ चुका है, आने वाला है या कोई संकट नहीं है? देखिए, जहाँ तक एलपीजी संकट की बात है, संकट को हम 4 लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जी। अगर हम लेवल 1 की बात करें, आज हम लेवल 1 पे हैं, जहाँ पर एक मिनिमम संकट हमारे पास है। मतलब संकट है, मिनिमम संकट है। अब वो संकट के लिए भी हमने एक मॉडल बनाया, उसका नाम है A+B मॉडल। ठीक है। A+B मॉडल ये कहता है कि इसके कंज्यूमर कौन है? हाँ। एलपीजी के कंज्यूमर है आपके घर की जो हाउस होल्ड होती है वो है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री होती है वो है, और थर्ड सेक्टर इसका आता है ऑटो एलपीजी का। ठीक है। सो A+B+C। A इज डोमेस्टिक, B इज योर इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड C इज ऑटो एलपीजी। ठीक है। अब देखिए, जो सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि ये होनी भी चाहिए और ये है भी कि भाई डोमेस्टिक जो कारोबार
घर है, घर का चूल्हा निरंतर जलता रहेगा, तो वो प्रायोरिटी में वो लोग सक्षम हो पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कई लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं। अब देखिए, जो सिलेंडर की लाइन लगा रहे हैं वो हर बार मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, और रिएक्ट भी इसे बोलते हैं सुपर रिएक्शन है। रिएक्शन की करें, एक हम लेस रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, देन सुपर रिएक्शन। अच्छा, दे शुड हैव रिएक्टेड, डेफिनेटली नहीं है तो उनको कुछ वो सोचना चाहिए था। हाँ हाँ लेकिन इसके ऊपर सुपर रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप 2-2 सिलेंडर खरीद लो, हाँ हाँ, कि भाई आप भैया मेरा सिलेंडर 10 दिन में खत्म हो जाएगा, मैं आज से बुकिंग करा दूं। या एक और मैंने फैक्टर इसमें मेरे समझ में आया कि जिन घरों में एलपीजी नहीं है लेकिन वहां पर अगर पीएनजी है तो भाई पीएनजी क्यों नहीं लगाते हो? पीएनजी मतलब दोस्तों पाइप नेचुरल गैस। मैं यहाँ पर ये भी डिफरेंशिएशन ये करना चाहता हूँ कि गैस 3 या 4 प्रकार की समझिए आप। पहली होती है पाइप नेचुरल गैस जो हमारे घरों में आती है। दूसरी होती है कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको हम प्रेशर में कर देते हैं 220 केजी के ऊपर, 220 बार के ऊपर। वो आपकी गाड़ियों के पीछे जो टंकी होती है उसमें होती है सीएनजी। उससे कंप्रेस नेचुरल, कंप्रेस नाम ही इसलिए इसका प्रेशर है उसमें। थर्ड इज योर एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का जो फॉर्मूला है वो है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और जो मैंने पहले 2 गैसें बताई उनका वो है मीथेन। मीथेन इज CH4। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के, इसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट लेवल है दैट इज कॉल्ड CH4। मीथेन वो नेचुरल गैस है। ठीक है, C3H8 एंड C4H10 ये दोनों मिलके एलपीजी बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन लोगों को पता होना चाहिए। भी गैस है, लोग कह रहे हैं गैस की किल्लत हो गई है। गैस की किल्लत नहीं हुई है। अच्छा, जो गैस हम बोलते हैं उसकी किल्लत नहीं हुई है। ठीक है, एलपीजी की किल्लत आपको हो रही है। एलपीजी की आपको किल्लत हो रही है, वो भी इंडस्ट्री सेक्टर और वो सेक्टर यानी कमर्शियल एलपीजी, और वो सेक्टर जहाँ पर चोरी चकारी से एलपीजी लगती है। अच्छा, क्योंकि हर एक आदमी तो ले नहीं रहा है कनेक्टेड गैस। तो वो लोग करते क्या भाई, वो लोग अपना स्टोर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सो जो आप बोले इट इज अल्ट्रा रिएक्शन, जो अभी इतनी आवश्यकता अल्ट्रा रिएक्शन की आज नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि 30-35 दिन के बाद अगर ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो ये हो जाए। यहाँ पर मैं 2 सकारात्मक बातें भी बताना चाहूंगा कि कल ईरान ने 2 एलपीजी कैरियर को अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने के लिए अलाउ कर दिया है। तो ये फंसे तो सर 21 से ज्यादा हैं। 21 से ज्यादा है। हाँ। तो धीरे धीरे डिप्लोमेसी चल रही है, डिप्लोमेटिक बातें हो रही है। इसके अलावा भी जो मेरे को लगता है कि एक ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमको रिस्क फैक्टर समझ में आया कि भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में कि हॉर्मुज का क्या रोल है। हाँ। जो हमारे रिस्क मैट्रिक्स में होगा नहीं। रिस्क मैट्रिक्स में आपको बताना चाहता हूँ, ये आधे से ज्यादा देश को तो पहली बार पता चला है कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम की जगह है। तो अब वो रिस्क मैट्रिक्स ये होते हैं कि उसमें हम लोग ये करते हैं भाई एक कोई भी पॉइंट है उसका हमारे ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी मैट्रिक्स बनती है। वो थोड़ा आगे डेवलपमेंट करेंगे उसे। तो ये हो सकता है रिस्क मैट्रिक्स में हो ही ना। हाँ। आज इसको हम आइडेंटिफाई कर पाए जी, तो इससे भारत के जो हमारे मंत्रालय है या जो हमारे एक्सपर्ट है उनको एक सुविधा ये मिलेगी और अगर सोच मिलेगी कि भाई नाउ दिस इज वन ऑफ योर रिस्क फैक्टर, तो इसकी भी चिंता करके रखो जी। और इसके अलावा भी कि भाई किस देश से आपको सही रिलेशन रखने हैं, किसके साथ और डेवलप करने, क्योंकि ये एक आपको अपॉर्चुनिटी और मिल रही है कि भाई आप हर कंट्री जो आपको एनर्जी सप्लाई कर रहा है उससे आप अच्छे रिलेशन बना के रखिए सो दैट दे कैन। नहीं, हमारे रिलेशन तो कर्नाटक जी सबसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर उन दो देशों के परस्पर रिलेशन अच्छे नहीं है तो फिर उसमें भारत क्या करेगा? उसमें सफर ही करेगा भारत। नहीं, भारत सफर, बट यही तो डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी है कि भाई अगर कोई किसका दुश्मन है वो हमारा दोस्त होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई जो पहले बात नॉन अलाइनमेंट की होती थी तो कहीं ना कहीं वो लौट फिर के वही आ रहा है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो आज एक अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रही है उसको क्या हमारी नीति होनी चाहिए, क्या हम अलाइंड हुए या नॉन अलाइंड हुए। और जैसे अलाइनमेंट में हमारा रशिया के साथ आपको दोस्ती तोड़नी नहीं है कभी, बिकॉज दे हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड।
हमारा उनके यहाँ से 40% इम्पोर्ट होता था, जी। जो अभी कल परसों ये न्यूज है कि वो 45 से 50% हो गया। तो दे हैव अलाउड अस। तो आपको कुछ मित्र ऐसे हमेशा देखिए, ऐसे एक होते हैं परमानेंट मित्र जी। और एक होते हैं तात्कालिक मित्र। सो यू शुड हैव ए लिस्ट ऑफ परमानेंट मित्र विद यू, कि वो परमानेंट मित्र कौन है जिनकी आप सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे जी। और जिनके साथ आप दोस्ती करते रहेंगे। तो ये एक विषय है। एलपीजी का अगर मैं कंक्लूड करूं, एलपीजी का संकट है लेकिन बहुत लो लेवल का संकट है। लेट इट, अगर होगा लो से ये मॉडरेट लेवल में जाएगा, फिर हाई जोन में जाएगा। तो अभी जितना चिंता लोग कर रहे हैं उतना चिंता की आवश्यकता नहीं है जी। अलबत्ता डेफिनेटली भाई, जो सड़कों में लाइन लग रही वो तो हमको भी दिख रही है, बट वो क्यों लाइन लग रही है? अब जैसे आज ही वहां पर बॉम्बे में मैं न्यूज देख रहा था कि काला बाजारी करते पकड़, सो दैट इज द रीजन। तो जो ब्लैक मार्केट हियर है और ये होडियर है, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन में ये सोचा था, तो क्यों ना इसमें पीडीएस सिस्टम चालू हो जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, जो पहली बार 1970 में चीनी वीनी की कमी हुई थी जी। तो हम सब लोगों को राशन कार्ड में हम लोग लेके आते थे। तो क्यों ना हर एक जिसके पास भी एलपीजी का कार्ड है, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, रिलायंस, नायरा की जहाँ ये लोग जो कंपनी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करती है जी, वो क्यों ना पीडीएस दुकानें खोले हमने, या सेंटर खोले टेम्परेली 1 या 2 महीने के लिए, और वो पीडीएस से उनको एलपीजी मिले जी, सोल्यूशन मिल जाएगा जी। ये तो आपने बताया आशुतोष जी। सवाल ये है कि पीएनजी से मैसेज आया मेरे पास कि भाई कोई बाधा नहीं है, आपूर्ति में कोई बाधा आएगी भी नहीं। ये एलपीजी वाले क्यों नहीं मैसेज भेज रहे हैं? क्या मतलब ये इतना सिस्टम आपने बड़ी अच्छा तरीका बताया कि ऐसे मैनेज हो सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास अगर एक मैसेज आ जाए कि एलपीजी की तरफ से कि मौजूदा स्थिति ये है, आप पैनिक मत कीजिए, आप पैनिक बाइंग मत कीजिए, तो शायद ये समस्या दूर हो जाए। देखिए, मैं इसमें मेरा एक सॉल्यूशन और था कि ये करना चाहिए लोगों को। ये करना चाहिए। जैसे पीएनजी कल जब मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था तो एक मैसेज मेरे पास आया हमारे मोहल्ले का किसी का, देखिए आईजीएल वाले ऐसे मैसेज भेज रहे हैं कि कमर्शियल, और हम लोगों को मैसेज भेज रहे हैं कि आप लोग कुछ अलग से भी कुछ इंडक्शन हीटर और बल्ब लेके रखो। सो देन आई टॉक टू एमडी आईजीएल। फिर मैंने एमडी आईजीएल से बात की, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ से ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है? बोला नहीं सर, ये गलती होगी, ये हमने पहले कभी दिया था कि ऐसी क्राइसिस होगी तो ऐसा करो। अच्छा, तो बताइए। हाँ, पहले ये गलती चले गया, मैं अभी इसको रिवाइज करता हूँ। फिर उसे रिवाइज किया उससे। तो ऐसे जो मैसेज आते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अब बात आती है कि भाई जो एलपीजी वाले ये क्यों नहीं कर रहे, ये मेरी भी समझ के परे है। और तीसरा मैंने एक इसमें सजेशन मेरा था, जैसे न्यूज आपके चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स में हर चेयरमैन उसमें हमने इंटरव्यू दे कि भाई देखिए पीएनजी वाला पीएनजी का दे, जैसा आईजीएल के एमडी, महानगर गैस के एमडी बॉम्बे में है, या जो क्रिटिकल एमडी हैं वो लोग अपना इंटरव्यू दे कि भाई ऐसी कोई किल्लत नहीं है जी। इसके अलावा ये जो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये पब्लिक सेक्टर है, ये सरकार के अंदर में है, ये लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं जी, ताकि लोगों को सहारा मिले। और उसके अलावा एक डैशबोर्ड टाइप का कुछ न कुछ न्यूज आइटम में होना चाहिए कि जैसे आप लोग दिखाते हैं कि भाई अगर आपको कोई शिकायत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर करिए। बिल्कुल, ऐसे ही इन लोगों को भी डैशबोर्ड दिखाना चाहिए, हमारे पास इतनी एलपीजी अवेलेबल है। इस चीज हमारे पास करीब 24 ऐसे सेंटर है जो हमारे बॉटलिंग प्लांट, ऐसे काफी ऐसे सेंटर है जहाँ पर बॉटलिंग भी होती है, स्टोरेज भी है। वो फिगर में कोई याद है ना, 24 शायद स्टोरेज सेंटर है। तो 24 स्टोरेज सेंटर में ये मेरी इन्वेंट्री है। देखिए, 2 चीज है, एक है स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी 100 मिलियन टन की हो सकती है। देखिए, अगर हमारी इन्वेंट्री 20 टन है तो कैसे क्या होगा? लेकिन एज ए ट्रांसफर मैकेनिज्म हमको पता होना चाहिए। अब जैसे कल ये 2 टैंकर आ रहे हैं तो ये 2 टैंकर इतने तारीख तक आ जाएंगे और तो हमारी इन्वेंट्री इतनी हो जाएगी, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है। अभी जो चल रहा है माहौल वो पूरा निगेटिव न्यूज का चल रहा है, पैनिक वाला चल रहा है, लोगों को डिप्रेशन में डालने का चल रहा है। तीसरा जो मेरा एक और सजेशन है कि भाई इसमें सिटीजन क्या कर रहा है। आपने तो बोल दिया सरकार, भाई सरकार क्या करेगी, वॉर हो गया भाई, होर्मुज में जहाज अटक गए, नो व्हाट गवर्नमेंट शुड डू,
अब गवर्नमेंट दूसरे दिन से कोई लेके थोड़ी आएगी, वो प्लान करेगी, लोगों से बात करेगी, जैसे ये लोग यूएस से बात कर रहे हैं, नॉर्वे से बात कर रहे हैं, कनाडा से बात कर रहे हैं, रशिया से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं। अब वो बात करके देन दे हैव टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जी। फिर वहां से एलपीजी लोड होगी कोई कैरियर में, फिर वो शिप के माध्यम से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ डाउनलोड होगी और उसके बाद फिर मार्केट में आएगी। तो ये पूरी प्रोसेस कम से कम 30-45 दिन की होती है। 30-45 दिन की प्रोसेस है सर। अगर 30-45 दिन तक मुंबई को ब्रेड और वड़ा पाव नहीं मिलेगा, अगर बेंगलोर में होटल शटडाउन हो जाएंगे, घरों में गैस नहीं जलेगी, शादी वाले घर में बारात को खाना नहीं मिलेगा, तो आप इसको सामान्य मानते हैं स्थिति को? तो नहीं, मैं सामान्य तो मान ही रहा, बट एज ए मैनेजमेंट स्कॉलर मेरा मानना ये समस्या एक है। आप ये समस्या आपको निदान निकालना है। आप इसमें आफत थोप नहीं सकते हैं कि भाई ये इसने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। एज ए सिटीजन मैं क्या करूं, जब हमने अपने घर में बोला भाई 10% हमको एनर्जी कंजर्व करनी है। अच्छा, आप 10% बचाओ, चाहे आप एक बार का खाना 2 बार खाओ, रात को गर्म करके खाओ या माइक्रो में गर्म करके खाओ, तो आप गैस को कम खर्च करो। तो अगर यही मैसेज आप समझिए, करीब 33 करोड़ हमारे कस्टमर हैं इसके एलपीजी के, जो 33 करोड़ हमारे कस्टमर हैं, अगर वो ये सब लोग ये सोचे तो कितनी हमारी एलपीजी बचेगी। आप पूरी रिसर्च के साथ आते हैं। पूरी रिसर्च, इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई आप आशुतोष कर्नाटक जी की बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों से भरपूर इनका कन्वर्सेशन होता है। यह है डोमेस्टिक एलपीजी कस्टमर इंक्लूडिंग PMUY 33 करोड़ और प्राइम मिनिस्टर के जो ऊर्जा के जो सतत के हमारे कस्टमर हैं PMUY के, वो करीब 10 करोड़ है। ये उज्ज्वला योजना की बात, ये उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ है। तो 23 करोड़ तो हमारे वो लोग हैं जिनको एलपीजी है, और 23 करोड़ अगर 1 किलो की भी गैस बचाते हैं तो कितनी किलो, 33 करोड़ मतलब 22 करोड़ केजी गैस बचेगी। मुझे 1965 का वो वक्त याद आ गया सर, जब युद्ध हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकट से जूझने के लिए अपील की थी कि लोग एक वक्त का खाना छोड़ दें, और पूरा देश जो है, पूरा हिंदुस्तान डिनर करना छोड़ चुका था स्थिति को सामान्य। ये करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए जी, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर युद्ध बढ़ता है, हम तीसरे विश्व युद्ध में एंटर करते हैं जिस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही है, या फिर मानकर चलिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे 2 जहाज निकले हैं, अब वो ना निकलने दे, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी फिर? देखिए मेरे को लगता है बाय द टाइम हम लोग, जैसे कल एक और भी न्यूज आई थी कि जो हमारे मिनिस्टर साहब है, उन्होंने एक एक्शन लिया है जिसके तहत हमारी जो इंपोर्ट है वो कुछ बढ़ गई है। अच्छा, जो बढ़ गई है, ये आइए देखिए, क्रूड और सप्लाई फ्रॉम नॉन हॉर्मुज रूट राइजन टू 70% from 50%। अच्छा, जो पहले 50% हॉर्मुज से आता था, अब वो 70% हो गया नॉन हॉर्मुज। ठीक है, हाँ, तो सरकार जो काम करी, मेरे को तो पूरा विश्वास है साहब कि अल्टीमेटली वी विल विन ओवर दिस सिचुएशन। हमारी जो मिनिस्ट्री है, MOPNG हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, दे हैव गॉट कॉम्पिटेंट पीपल। अभी युद्ध के 15 दिन हुए आशुतोष जी, और स्थिति पैनिक हो गई है। अगर युद्ध के 15 महीने हो गए तो आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? अरे फिर तो सेटल हो जाएगा ना। अच्छा, फिर तो क्या होगा, ऑटो मोड में आ जाएगा। ऑटो मोड में तो वो तो फिर एक, इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली एक एस कर्व ऐसे होता है, मैं दिखाना चाह रहा था। हमेशा कोई भी चीज ऐसे नीचे से उठती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर ऐसे प्लूटो हो जाता है, प्लेटो हो जाती है। प्लेटो मतलब समतल, जैसे ये जमीन है समतल हो गई, तो धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ जाएगी। फिर अपना भी लोग आधे दिन का खाना खाएंगे, या इंडक्शन हीटर लगाएंगे, या कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे आवश्यक है वो रेसिडेंट जिन्होंने अपने घर में अभी तक पाइप नेचुरल गैस नहीं लगाया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है और सुझाव भी है कि भाई अपने घर में पाइप नेचुरल गैस लगा दीजिए। देखिए मेरे घर के पीछे आज आप आए थे, उनके मेरे घर के पीछे एक सज्जन रहते, उन्होंने वो एलपीजी पे कल तक काम कर रहे थे। अच्छा, सिलेंडर पे क्यों नहीं लगाई भाई हमने PNG? बोले साहब हमारा एस्थेटिक खराब हो जाएगा। अब ये लॉजिक लगता नहीं है। बड़े घर का डेकोरेशन खराब हो जाएगा, घर का डेकोरेशन खराब हो जाए। अब वो कल क्राइसिस में आ गए, तो मैंने सुना किसी और पड़ोस के माध्यम से कि वो भी अब बोले भाई मैं PNG लगाऊंगा।
तो पीएनजी का और सबसे बड़ा आराम है, पीएनजी से सेफ फ्यूल देन एलपी। ये लोगों को पता ही नहीं है, ये लोगों को पता नहीं, इसलिए जो ऑटो एलपीजी भी सेक्टर है वो लोग भी सीएनजी पे जाए और घरों में आप नेचुरल गैस लगाए। अच्छा, फायदा क्या, गैस इज लाइटर देन एयर। जो नेचुरल गैस हमारी है, ये अगर लीक भी होती है ना, ये ऐसे करके उड़ जाती है, जैसे हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन की तरह पीएनजी। ये पी तो पाइप हो गया, पी तो पाइप हो गया, पाइप के माध्यम से जो गैस आ रही है उसको बोलते हैं पीएनजी। तो ये गैस ऐसे हवा में उड़ जाए, डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। वेयरएज अगर एलपीजी लीक होगी वो आपकी धरती में ऐसे जम जाएगी। सो एलपीजी इज नॉट सेफर, नेचुरल गैस इज सेफर, इसलिए आप पीएनजी लगाए और देश को आगे बढ़ाए। आशुतोष जी, अब सिचुएशन स्टोरेज की बात करते हैं कि हमारे पास आपने कहा 30 से 35 दिन का स्टोरेज है जी। अगर 30 से 35 दिन के बाद स्थिति बिगड़ती है, आपने कहा कि एक प्लोटो आ जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि लाइफस्टाइल सफर करेगी, क्या हमें उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? आप क्योंकि पूरे देश और दुनिया की हालात पर नजर रखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि 30-35 दिन से आगे ये स्थिति खिंच सकती है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें हमारे कुछ, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजी बोलते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब हाउ टू विन ए वॉर। वही आदमी वॉर जीतता है जो कायदे से प्लान करके चलता है। पैनिक में कुछ नहीं होगा, पैनिक होगा तो आप हार जाएंगे, पैनिक होगा आप हार जाओगे। आपको अपने अस्त्र शस्त्र, आर्मी, दिमाग, सबको एक डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। तो अब हमारी डायरेक्शन क्या है? अब हमारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए भाई कि अगली बार अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो ऐसी कोई परेशानी आती है तो हम लोग उसको सफलतापूर्वक समझ पाए, ताकि हमें कोई, हमारे लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इसे मैंने 3 स्ट्रेटेजी बनाई है। एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है कि जो भारत के हमारे मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करे ईरान के साथ। ठीक है कि भाई ईरान, देखो हम तो तुम्हारे फ्रेंड थे, तुम भी हमारे फ्रेंड थे, हम दोनों आपस में वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो आप हमारे देश की रक्षा देखते हुए आप काइंडली हमको जितने भी हमारे जहाज हैं, चाहे एलएनजी के हैं, एलपीजी के हैं, चाहे ऑयल के हैं, आप आने दो, जैसे वो रशिया और चाइना के लिए कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो योर फ्रेंड। तो दोनों चीजें अलग है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट अलग है, ये दोस्ती अलग है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जब आपका परिवार संकट में होता है तो दुश्मन भी आपको आके रोटी खिलाता है। जी। तो हमारी उतनी दुश्मनी नहीं है ईरान के साथ, ये तात्कालिक हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। तो हम एक तो ईरान से, विपक्ष वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री इजराइल चले गए इस वजह से हुई। अब वो ठीक है, वो देखिए वो तो पॉलिटिकल है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, उसके अंदर क्यों गए वो तो किसी को पता नहीं है। पर कोई डिप्लोमेसी के तहत ही गए होंगे ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री मन थोड़ी आता है कि कल मैं वहां चले जाऊंगा। और ये तो महीनों पहले से तय होता है, से पहले प्लान होता है, और रिलेशनशिप की बात होती है, पूरी पेपर बनती है, उसके बाद ही हाँ या ना होती है, इस पे छोड़िए। देन एक आपको प्रायोरिटी सप्लाई करनी चाहिए, जो डोमेस्टिक कस्टमर है वो लोग सफर न करें कम से कम, चाहे वो पीएनजी से हो चाहे वो एलपीजी से हो। ठीक है। और थर्ड, जो केरोसिन वाला भी इन्होंने एक्शन लिया, वो अच्छा एक्शन है कि भाई केरोसिन को फिलहाल के लिए अलाउ कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो गांव में लोगों को दिक्कतें हो रही है वो संभल पाए, कम से केरोसिन से चूल्हा तो जले। सो दैट दे शुड डू। चौथा, मेरे को कहीं ना कहीं जरूर मेरे लगता है, और हो सकता है आज नहीं तो कल, अगर ये बढ़ता है तो पीडीएस सिस्टम आएगा इसके लिए। अच्छा, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एलपीजी के लिए आना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। उसमें चाहे ये ऑयल कंपनी के एम्प्लॉय पीडीएस को चलाए, उनकी कोऑपरेटिव होती है वो पीडीएस को चलाए, वो कैसे करे, इट हैज टू कम। उसके अलावा और कोई चारा नहीं तो आप ये चोर बाजारी को रोक नहीं पाओगे। फोर्थ इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंपोर्ट सोर्सेज। तो जहां जहां से, चाहे आपका ऑयल 80% इंपोर्ट हो रहा है, एलपीजी 50% हो रही है, तो इनके लिए आप जो है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, नॉर्वे है, और भी काफी कंट्रीज से बातें हो रही है। वहां से चाहे वो एक समझे एक यूनिट भी आती है तो आने दो, ठीक है, आने दो, वो आप डाइवर्सिफाई करिए शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि आप अगला 1 महीना आप इसको खत्म कर पाए। मिड टर्म के लिए इमीडिएटली एक टास्क फोर्स बने जो एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाए एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का, क्योंकि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द रिसोर्सेस कैसे होनी चाहिए,
चाहे वो ऑयल से हो, गैस से हो और सोलर से हो, हाइड्रोजन से हो, जितने भी एनर्जी सोर्सेज है उनको मिला के, ताकि हमारी पूर्ति होती रहे, कम से कम क्रिटिकल पूर्ति होती रहे। हम लोग के कंप्रेसर स्टेशन होते थे, वहां पर हम लोग ये करते थे, जो एक उसकी पावर रिक्वायरमेंट है, माना आपकी उसकी 100 किलोवाट की पावर रिक्वायरमेंट है और माना आपका बिजली चलेगी, तो हम एक हमारा मैकेनिज्म होता था कि जो क्रिटिकल मशीन है वो चलती रहे, क्योंकि उनको फिर से चलाने बड़ा टाइम लगता है। उसके लिए हम एक बैकअप सप्लाई रखते थे। ठीक है। सो वी शुड हैव एक बैकअप बोर्ड आल्सो, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हाँ। सेकेंडली, आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अभी इंडिया में 3 ऑयल के रिजर्व हमारे पास है। एक पैदूर में है, एक मैंगलोर में है और विशाखापट्टनम में है। जी। उसे हम लोग बचाए, जो 14 दिन का ये लोग बोलते हैं स्टोरेज है हमारे पास, दैट इज ड्यू टू दिस। वो भी कम से कम 2 या 3 और बनाए। अच्छा। देखिए, हमारे पास कुल मिला के आप समझिए, आप अनंत काल के, तो जैसे यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए, कितनी तैयारी करो, वो कहने के आप फेल हो जाओगे। बट आपके कम से 2 महीने का तो स्टोरेज होना चाहिए। ये आप बात मान के चलिए, बेस्ड ऑन द चेंज जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। पहले कंडीशन ऐसी नहीं थी, आज तो कोई भी कंट्री किसे लड़ ले रहा है और कभी भी कुछ हो जा रहा है। सो यू मस्ट डिसाइड, यार मेरे पास स्टोरेज कितने दिन का होना चाहिए। समझ आपको पास 200 दिन का होना चाहिए जी। और आज आपके पास 100 दिन का है, तो आपको 100 दिन का एडिशनल स्टोरेज क्रिएट करना चाहिए। सेकेंडली, आपको गैस का भी, नेचुरल गैस का भी, जो हम बोलते हैं ये मीथेन का भी आप एक स्टोरेज करें। और उसके स्टोरेज के लिए करेंगे, 2018 से बातें चल रही थी, बट अभी भी कुछ न कुछ एक्शन उसमें हुआ है, बट वो कंक्लूड नहीं हो पाया। सो दैट नीड टू बी कंक्लूडेड, और हमको गैस का स्टोरेज भी बनाना चाहिए। थर्डली, कहीं ना कहीं एलपीजी के स्टोरेज भी है। एलपीजी के क्या स्टोरेज बन सकते हैं क्या वर्ल्ड वाइड? 2-3 जगह मैं देख रहा था, 2-3 जगह एलपीजी के स्टोरेज भी बनाए लोगों ने। अच्छा। तो क्या हम एलपीजी, क्योंकि देखिए हम लोग वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, तो इम्पोर्ट मतलब आप हमेशा, जैसे आपका पैसा होता है आप उधारी में रहते हो, तो बट यू शुड हैव ए सेफ्टी स्टॉक विद यू। आपका इतना पैसा होना चाहिए, जैसे आपका 1 लाख 2 लाख आप हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, यार इन केस ऑफ क्राइसिस में 2 लाख रुपए तो मेरे पास रहेगा। तो इन केस ऑफ क्राइसिस आई विल हैव एटलीस्ट 100 डेज ऑयल, 100 डेज गैस और 100 डेज एलपीजी। खत्म। तो उसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। मोटे शब्दों में मैं अब ये बोल रहा हूँ जी। एक इस 2 पॉइंट और इसमें एक है कि आपको जो सिटी गैस में अभी आप समझे 312 सिटीज में सिटी गैस प्रोजेक्ट लग रहा है, यानी कि सिटी के अंदर में पीएनजी लग रही है। तो जो के पास एलपीजी नहीं है, सॉरी पीएनजी नहीं है, उसको एलपीजी से पीएनजी में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एस्थेटिक। चौथा एक हमने और सजेशन दिया था कि भाई जितनी भी कंट्री है, लाइक चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट हम लोगों से कम से कम 2 या 3 गुना रिक्वायरमेंट है। उसने क्या किया? उसने ये किया, उसने तुर्कमेनिस्तान से 3 गैस की पाइपलाइन डाली और रशिया से उसकी 2 गैस की पाइपलाइन आ रही है। ठीक है, और उनके जरिए वो अपनी गैस रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा भाई? तो एक आजकल टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि सबसी पाइपलाइन बोलते हैं। अच्छा। ओमान इंडिया पाइपलाइन जो है वो भी सबसी के माध्यम से आ सकती है, यानी कि सी के नीचे से आ सकती है, गुजरात में आ सकती है। ऐसे ही एक ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है। ठीक है, तो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन वो रुक गई इस कारण क्योंकि पाकिस्तान बीच में था। तो उससे एक हम बीच में टैप अप लेके उसको भी हम सबसी लेके ईरान वाली गैस को आ सकते हैं। और ईरान में रशिया का गैस फील्ड भी है, तो रशियन गैस भी आ सकती है। तो इस तरह से हमको एक समग्र में एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाए, 2 एलएनजी इंपोर्ट के रिसोर्सेज बढ़ाए, 3 गैस स्टोरेज बनाए, 4 ट्रांसलेशन गैस पाइपलाइन हम बनाए। जो लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको एनर्जी ट्रांजिशन और सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन आपको करना चाहिए रिसोर्सेज का। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक हमारा लोगों को समझाने का तरीका होता है, कोई एनर्जी मैट्रिक्स को आप कैसे समझाएं, इसे बोलते हैं AAA। अच्छा। द फर्स्ट ए इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी, सेकेंड ए इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, थर्ड ए इज कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। तो इन 3 माध्यम से हम लोग जनरली जितने कॉन्फ्रेंसेज होती है वहां लोगों को समझाते हैं कि साहब ये पाइप जो नेटवर्क बन रहा है इसकी क्या पोजीशन है। अभी लेकिन चक्कर अफोर्डेबिलिटी का भी नहीं है, अभी चक्कर एक्सेसिबिलिटी का भी नहीं है, अभी चक्कर आ गया अवेलेबिलिटी का। सो अब अवेलेबिलिटी को कैसे करें? एक वही जो मैंने पहले बताया, डोमेस्टिक को ठीक करें और भी बढ़ाए, ओएनजीसी और ऑयल के फील्ड अगर बढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है।
नहीं हो सकता है तो आप इंपोर्ट करके सोर्सिंग को सही कर लीजिए। दैट इज द ओनली की, बाकी और कोई नहीं। सेकेंड इज आप ग्रीन एनर्जी को जितना बढ़ावा दे पाएंगे, चाहे वो ईवी हो, चाहे सोलर हो, चाहे हाइड्रोजन हो, बाकी कुछ ना कुछ सप्लीमेंट कम से कम 4 या 5% इनके माध्यम से भी सप्लीमेंटेशन हो जाए। देयरफॉर कंक्लूसिवली यू मस्ट हैव ए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, और इसमें सतत कार्य होना चाहिए। ये नहीं कि कल वॉर खत्म हो गया भैया हम फिर नॉर्मलसी में आ गए। मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि आपने बेहतरीन तरीके से न केवल स्थिति को समझाया, बल्कि आपने स्थिति का को कैसे विकराल होने से बचा सकती है सरकार वो भी बताया, और कैसे लोगों को पैनिक में ना आकर के कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इस मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए, वो भी आपने बताया। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि एक आरोप ये है कि शायद हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। लोगों ने कहा भी सरकार ने नोटबंदी की थी, लोग लाइन में लग गए, लाइन में लग के मर गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी। कोरोना आया, ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए हम भटकते रहे, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। क्या ये वही स्थिति है, या फिर ये बहुत सामान्य बात है कि एक देश में अप्रत्याशित रूप से युद्ध छिड़ गया और हम संकट में आ गए, और अब हम इससे जैसे स्थिति से निपटना चाहिए वैसे निपट रहे हैं? देखिए, इसमें फिर मैं मैनेजमेंट का सहारा लूंगा कि जनरली ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको पब्लिक को तैयार करना होता है। यस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन से है, अगर हम कोई चेंज इन पॉलिसी करते थे, हम उसमें लोगों के कमेंट लेते थे, और हम अपने डिफरेंट भाषणों में या डिफरेंट एड्रेसेस में लोगों को बोलना चालू करते थे कि भाई ऐसा होने वाला है। ये नहीं कि ये तो नी जर्क रिएक्शन है ना, कि भाई कल से ऐसा हो गया, नोटबंदी हुआ, कल से नोट, पीपल आर शॉक्ड। आप कोई भी अगर एक्शन ऐसा ले लो, आपको अगर आपको सही ट्रांसफर, मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि साहब जनरली 70% ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दे फेल ड्यू टू नॉन अलाइनमेंट ऑफ द पर्पस विद द एम्प्लॉइज, और या जो भी आदमी को करना है। तो सिमिलरली हियर आपको 1 महीने से तो पता ही था भाई, 1 महीने से पूरी न्यूज आ रही थी युद्ध कि अमेरिका ये चल कर रही रहा थी। है। तो हम लोग को ये एक रिस्क असेसमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास नहीं होगा, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एमओपीएन जी काफी एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, उनके पास होगा। लेकिन ये चीज बाहर, बिकॉज पब्लिक मैनेजमेंट के तौर पर दिखाई नहीं दी, मैनेजमेंट के तौर पर आई नहीं, पब्लिक के, इसको बोलते हैं परसेप्शन पैरालैक्स हो गया इसमें। जनरली क्या होता है कि परसेप्शन क्या होता है, जो आप सोच रहे, जो मैं सोच रहा हूँ वही अगर आप सोच रहे हो तब तो नहीं है। अगर दोनों में डिफरेंस आ गया, हमने तो ये बोला कि साहब, सरकार ने बोला हमने तो भैया पूरी तैयारी कर रखी है, वो तो बोल रहे भाई आपने तैयारी कहाँ करके रखी बताइए। तो व्हाट दे शुड हैव डन कि भाई ऐसा एक पीरियड आ रहा है, हम लोग ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जी, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव मैनेजमेंट। अभी हो रहा रिएक्टिव मैनेजमेंट, होना चाहिए प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। और ये इतनी सेंसिंग, इसे हम तीसरा इसमें टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो जब ये आपने देखा हो कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल आता है तो आपको आहट आती है ना। जब पहले ये बोलते थे भाई जैसे कुत्ते कोई भौंक रहे हैं तो बारिश आने वाली है, उसे अर्ली वार्निंग बोलते हैं अपने मैनेजमेंट टर्म में। जी। तो अर्ली वार्निंग तो थी इनके पास। सो वेदर दे कुड नॉट गेस अर्ली वार्निंग, या ये पब्लिक को नहीं समझ पाए, कुछ तो पैरलैक्स हुआ है, लेकिन देखिए मैनेजमेंट में ऐसे ही होता है चीजें, बट समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अगली बार कम से कम ऐसी चीजें ना हो जी। व्हाट वी शुड डू, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। और एज ए सिटीजन आई थिंक हम लोग को सरकार की आलोचना करने की बजाय हम लोग कोशिश ये करनी चाहिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सर कि आप सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठे। और सही में ये बात सही है, सरकार आपके भरोसे, भाई सरकार क्या है, सरकार तो आपके नुमाइंदे हैं ना वो लोग, तो अच्छा वो सोच रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। पर बेहतर स्थितियां हो सकती थी, मैनेजमेंट बेहतर हो सकता था, और आपने बहुत अच्छी तरह से उस चीज को उकेरा है, उस चीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है कि क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब भी वक्त है, अगर हमारी सरकार हमारा मैनेजमेंट सिस्टम सुधारना चाहेगी तो बेहतरीन हो जाएगा। और जिस संकट की हम लोग आशंका से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, शायद वो संकट आएगा भी तो हम पर इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। मुझे लगता है ये उम्मीद मैं ही नहीं, पूरा देश, इस देश की सरकार से करता है। हाँ जी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि माना कि जिंदगी इतनी आसान नहीं, लेकिन मुस्कुराने में कोई नुकसान नहीं। सो कीप ऑन स्माइलिंग।
बहुत बहुत बड़ी सीख है ये, कीप ऑन स्माइलिंग है। मुसीबत में भी जो मुस्कुराता है तो मुसीबत को हराता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जी, आपने आज बहुत अहम मुद्दे पर देशवासियों को बहुत अहम जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक। अभी सिर्फ इनकी एक पहचान मैंने बताई, इनको अगली बार मैं लेके बैठूंगा। आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं, आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन मुद्दों पर जब भी जरूरत होगी हम आशुतोष जी को कारनामा में एक बार फिर हम सफर बनाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी एक और मेहमान कारनामा के हम सफर होने वाले हैं, जो ऐसी ही किसी समस्या के बारे में बात करेंगे, और न केवल बात करेंगे बल्कि उसका निदान भी देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि जो परिस्थितियां और स्थितियां हैं वो कहकर नहीं बिगड़ती हैं, इसलिए हर चीज के लिए तैयार रहिए। इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो हम डालें तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये अपना टैगलाइन आप बना लीजिए। हाँ। तो योर नेम इज मुस्कान। ठीक है ना, हर एपिसोड को इसके साथ खत्म करिए। जी, अरे वाह, बहुत अच्छा सजेशन है सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर।